आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग ज़रा थर्मो के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चे गलती भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बड़ा सेगमेंट भी है, पार्ट भी ये काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसे सीखेंगे, समझेंगे। क्या है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, पहले ज़रा हम इसे समझें। तो कहता है कि वन इक्विवेलेंट एसिड का और वन इक्विवेलेंट बेस का ये जब आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, इनसे जितनी एनर्जी रिलीज्ड होती है, यह अमाउंट ऑफ एनर्जी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। क्या बोले, ज़रा केयरफुली सुनिएगा। हमने ले लिया एसिड और हमने ले लिया बेस। हमने एक कंडीशन डाल दिया, वन इक्विवेलेंट, मतलब इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वन है और इसका भी वन इक्विवेलेंट। ये जब आपस में रिएक्ट हो रहे हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज्ड होती है, यह रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। यह ऑलवेज एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर? आइए जरा हम लोग एक और इंफॉर्मेशन आपको देते। कहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होता है और ये होता है -13.4 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। इसी को अगर जूल में आप लोग बोलते हो तो -57 किलो जूल पर इक्विवेलेंट होता है। बढ़ा जाए आगे। आइए, क्या हमने बोला है उनको जरा एक बार अगेन आप सुनिएगा। हमने कहा कि एक इक्विवेलेंट एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्ट हो रहा हो तो यह जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड करेगा, यह अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जो होता है वह हमारा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है। यह ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर आगे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो इनके इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होते हैं। वह नेचर ऑफ एसिड और बेस डिपेंडेंट नहीं होता। मतलब सिर्फ नेचर में वो स्ट्रांग होना चाहिए एसिड, बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए। कौन स्ट्रांग एसिड है या कौन सा स्ट्रांग बेस है यह नहीं देखना है। और तब जो वो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या -57 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। हम अभी अपनी पूरी लेक्चर को स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिगार्डिंग ही अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फिर इसमें एक चीज़ और ज़रा क्लियर कीजिएगा, अभी बच्चे उतने केयरफुली बातों को नहीं कैच कर पा रहे हैं या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समस्या कहाँ क्रिएट करता है कि यह मोल की टर्म में भी डिफाइंड होता है और यह इक्विवेलेंट की टर्म में भी डिफाइंड होता है। डिफाइंड इक्विवेलेंट की टर्म नहीं होगा, लेकिन इसके यूनिट पर इक्विवेलेंट के टर्म में भी होता है और पर मोल के टर्म में भी होता है। बच्चे यही गलती कर जाते हैं, जो यूनिट हमारा है वो पर इक्विवेलेंट के टर्म में है या पर मोल के टर्म में है। हम अभी बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पर इक्विवेलेंट वाली बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। मतलब हमारा टॉपिक फिक्स्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। आइए बहुत केयरफुली दो एग्जांपल्स को देखिएगा। हम अभी इक्विवेलेंट पे काम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब हम लोग अभी जो यूनिट पे काम कर रहे हैं वो किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट है या किलो जूल पर इक्विवेलेंट है। चलिए
फर्स्ट एग्जांपल आते हैं HCl प्लस NaOH। आपने कहा था एक इक्विवेलेंट एसिड का और एक इक्विवेलेंट बेस का। हमने ले लिया HCl का 1 इक्विवेलेंट, NaOH का 1 इक्विवेलेंट। एक फार्मूला टाइट्रेशन में पढ़े हुइएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू इन फैक्टर होता है। HCl मोनोप्रोटिक एसिड है तो इसका इन फैक्टर 1 होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 है तो मोल ऑफ HCl 1 आया। अगर HCl का मोल 1 है तो 1 मोल HCl 1 मोल H प्लस देगा। 1 मोल HCl जो है वो 1 मोल H प्लस ही प्रोड्यूस करेगा। फिर आ जाइए सिमिलरली NaOH पे आ गए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 1 इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इंटू 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH 1 आ गया इज इक्वल टू 1 मोल OH माइनस। अब इसकी सेकेंड डेफिनेशन सुनिएगा। एक मोल वाटर बनाना, एक मोल वाटर फॉर्म करना H प्लस और OH माइनस की कॉम्बिनेशन से। एक मोल वाटर फॉर्म करना बाय कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। यह एक मोल बने इसके लिए H प्लस और OH माइनस का एक एक मोल होना जरूरी है। यह एक मोल वाटर फॉर्म करे इसके लिए H प्लस और OH माइनस का एक एक मोल होना जरूरी है। कोई एक हो जाए दूसरा 1.5 हो जाए तब भी चलेगा, क्योंकि एक वाला हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो टोटल का टोटल 1 मोल यूज किया, 0.5 बच गया, लेकिन 1 मोल तो होना है। अगर आप यह डेफिनेशन यूज करते हो, सेकेंड डेफिनेशन पे आ गए कि 2 for 1 mole water by combination of H plus and OH minus। अब जब आप ये डेफिनेशन लेते हो ना तब हम लोग यूनिट को स्विच कर लेते हैं और बोलते हैं यूनिट किलो कैलोरी पर मोल। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये भी हमारा कांस्टेंट है, मतलब हमने इक्विवेलेंट को मोल में स्विच कर लिया या मोल को हमने इक्विवेलेंट में स्विच कर लिया। अब बच्चा बोला कि चलो सर ठीक है, पहली बात तो क्लियर हो गई। अब आइए आते हैं हम सेकेंड एग्जांपल पे। हमने लिया H2SO4 प्लस NaOH। डेफिनेशन बोलता है एक इक्विवेलेंट एसिड का और एक इक्विवेलेंट बेस का। चलिए एक इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इंटू इन फैक्टर। H2SO4 का इन फैक्टर 2 है क्योंकि यह 2 H प्लस देने वाला है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हाफ मोल आ गया। मेरी बात बताइएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू हाफ मोल, और हाफ मोल H2SO4 से 1 मोल H प्लस मिलेगा। देखिए H2SO4 टूट रहा है ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस सल्फेट आयन, आपने इसका लिया है हाफ मोल, तो ऑब्वियस सी बात है कि H प्लस 1 मोल आ जाएगा। मैंने देखिए ये एक पॉलीप्रोटिक एसिड है लेकिन एक इक्विवेलेंट लेने से हमारा H प्लस 1 ही मोल आ रहा है। फिर यहां अगर आप आ गए तो NaOH हमारा 1 मोल आ रहा है। 1 मोल NaOH का मतलब है 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन, और आपने कहा 1 मोल NaOH आया है, 1 मोल NaOH का मतलब 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन, और अगर 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन है तो 1 मोल H प्लस और 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन एक ही मोल वाटर बनेगा, मतलब सेकेंड डेफिनेशन को भी ये होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर आप यहां बोलते कि 1 मोल एसिड का और 1 मोल बेस का,
तो इसके एक मोल से H+2 मोल आ रहा होता। बातें समझ में आ गई? तो दैट इज वाई हम लोग वन इक्विवेलेंट वर्ड यूज करते हैं। वन इक्विवेलेंट में क्या होता है, हमारा पॉलीप्रोटिक एसिड हो या पॉलीप्रोटिक बेस हो, H+ और OH- अल्टीमेटली 1 मोल ही प्रोड्यूस्ड होगा। बच्चे ने बोला कि सर थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे दीजिए और क्लियर हो जाए। बोले आइए, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, मानकर चल रहे हैं। ये सक्सेसिव डिसोसिएशन होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन हम लोग मानकर चल रहे हैं। प्लस हम लोग मान लेते हैं MgOH ट्वाइस। हमने कहा कि एक इक्विवेलेंट एसिड का और एक इक्विवेलेंट बेस का। अब ये एक इक्विवेलेंट लेने से फायदा क्या हो गया पता है हमको? H+ एक ही मोल आएगा, OH- एक ही मोल आएगा, और ये एक मोल ही वाटर बनेगा। इसका एक मोल ही आएगा, इसका एक मोल ही आएगा। बच्चे ने बोला कैसे सर, थोड़ा सा प्रूफ करो। तो हम बोले चलिए आइए देखते हैं। वन इक्विवेलेंट इसका आपने लिया है, तो 1 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 इंटू इन फैक्टर 3, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर अगर आप आ जाइए तो आप बोलोगे कि 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgOH होल ट्वाइस इंटू इन फैक्टर 2, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू हाफ मोल। अब आइए H3PO4 को जरा हम लोग देखें, स्ट्रॉन्ग की तरफ ट्रीट कर रहे हैं। थ्राइस ऑफ H+ प्लस फॉस्फेट आयन, आपने कहा था कि इसका 1/3 मोल है। 1 इक्विवेलेंट H3PO4 मीन्स 1/3 मोल H3PO4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 मोल, इट मीन्स एक ही मोल आ रहा है। सिमिलरली ये हमारा हाफ मोल MgOH होल ट्वाइस आ रहा है। ये अल्टीमेटली हाइड्रोक्साइड आयन को एक मोल में कन्वर्ट कर देगा और हमारा एक मोल H2 ही फॉर्म होगा। तो एक इक्विवेलेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये फायदा हमें पता लग गया कि 1 इक्विवेलेंट यूज करने से हमारा ऑलवेज 1 मोल वाटर ही फॉर्म होगा। तो हम लोग फिर जरा डिफाइन कर रहे हैं, सुनिएगा। अब दोनों डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। 1 इक्विवेलेंट एसिड और 1 इक्विवेलेंट बेस जितनी एनर्जी रिलीज्ड करते हैं ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन, this amount of energy is called enthalpy of neutralization. It is always exothermic process. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होता है, और जैसा हम लोग मान लिए कि -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट है। फिर हमने सेकंड कहा, एक मोल वाटर बनाना H+ और OH- की कॉम्बिनेशन से इसमें जितनी एनर्जी रिलीज्ड होगी, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ अगर आप यूनिट की बात करो तो आप बोलोगे -57.1 किलो जूल पर मोल। मतलब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एट फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का यूनिट देखना है। अगर वो इक्विवेलेंट का यूनिट है तो आपको प्रॉब्लम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ना है। अगर वो मोल यूनिट में है तो आपको मोल के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ना है। अब पढ़े हुईएगा कि मोल का अगर प्रॉब्लम होता है तो हमें बैलेंस करना होता है केमिकल इक्वेशन को। मतलब अगर यूनिट मोल में है तो आप जो एसिड और बेस का रिएक्शन लिखोगे वो बैलेंस्ड करोगे, लेकिन इक्विवेलेंट में तो आपको पता है कि हमको तो बैलेंस करना ही नहीं है। किसी भी, आप याद कीजिए, किसी भी टाइट्रेशन के सवाल में या जब आप इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट पे होते थे तो आप इक्वेशन बैलेंस नहीं करते थे, वो तो ऑलरेडी इन फैक्टर वगैरह हमारा उसको बैलेंस कर देता था। तो आइए हम लोग कुछ ज़रा पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए ज़रा न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में पहले हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट है। ये डेटा प्रोवाइड कर दिया है। माने एक इक्विवेलेंट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस
न्यूट्रलाइज्ड होते हैं तो वो 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अब सवाल में प्रॉब्लम में वो बता रहा है कि भाई अगर हम 9.8 ग्राम H2SO4 और 8 ग्राम NaOH ही यूज़ करें तो हमारा एक्चुअली एनर्जी कितना रिलीज होगा। तो एक इक्विवेलेंट पर इतना हो रहा है। अगर मान लीजिए दोनों का 1-1 इक्विवेलेंट है तो आंसर उतना ही आ जाएगा, लेकिन अगर 1 इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है तब तो यूनिटरी मेथड लगेगा। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट H2SO4 का निकालते हैं। पढ़े हुएगा टाइट्रेशन में एक चीज, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 होता है ग्राम, और ये हमारा है ग्राम पर इक्विवेलेंट। क्योंकि H2SO4 का एन फैक्टर 2 है तो मोलर मास 98/2 49 आ जाएगा। ये अगर आप डिवाइड करो तो 98/490 ये हमारा आ गया, ऊपर 2 नीचे 10 इज इक्वल टू 0.2 इक्विवेलेंट। फिर हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट NaOH का। तो NaOH का इन फैक्टर 1 है तो जो मोलर मास है वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, तो 8/40। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि न्यूट्रलाइज्ड 0.02 इक्विवेलेंट ही हो रहा है। क्लियर है? तो अब आगे हम लोग यूनिटरी मेथड लगा लेंगे कि 1 इक्विवेलेंट पर -13.7 किलो कैलोरी है तो 0.2 इक्विवेलेंट में हमारा आ जाएगा -13.7 इंटू 0.2 किलो कैलोरी। नेगेटिव साइन कंफर्म कर रहा है कि इतना एनर्जी रिलीज करेगा। बढ़ा जाए आगे। अब इसी न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है, इसमें इसने 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया है और 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया है। यूनिट हमारा पर इक्विवेलेंट है तो मतलब हमको मोल पे काम नहीं करना है, हमको काम इक्विवेलेंट पे करना है। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मोल इनटू एन फैक्टर। तो अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट HA का निकाले तो इन फैक्टर 1 है और मोल 1 है तो एक इक्विवेलेंट आ जाएगा। और अगर हम इसका निकाले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट BOH होल ट्वाइस का तो ये मोल 1 इन फैक्टर 2, इट मीन्स 2 इक्विवेलेंट। अब एक चीज तो कंफर्म है कि न्यूट्रलाइज तो 1 इक्विवेलेंट ही होगा। हमारा बेस जो है वो 2 इक्विवेलेंट है लेकिन एसिड 1 ही इक्विवेलेंट है, तो ये तो 1 इक्विवेलेंट बच जाएगा। 1 इक्विवेलेंट उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब एक चीज आप बोल सकते हो कि बेस का हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया लेकिन बेस आधा ही न्यूट्रलाइज हुआ। तो एक इक्विवेलेंट के लिए तो जो हमारा आंसर है वो 13.7 ही है। तो आंसर कितना हो जाएगा? -13.7 किलो कैलोरी। क्लियर? अब आइए इसके सी पार्ट को देखें। अब हमारा दे दिया 100 मिलीलीटर 0.25 नॉर्मल HNO3 और 150 मिलीलीटर 0.2 नॉर्मल NaOH। तो वॉल्यूम को मिलीलीटर में ही रख करके पहले मिली इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं। पढ़े हुए का मिली इक्विवेलेंस इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू नॉर्मलिटी। तो आ जाइए 100 इंटू 0.25 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ अब आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट HNO3 का। यहाँ आया मिली इक्विवेलेंस, यहाँ हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लिया। फिर यहाँ आ जाइए आप तो आप बोलोगे 150 इंटू 0.2 ये हमारा मिली इक्विवेलेंस है इज इक्वल टू, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा 30 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। किसका? NaOH का। तो एक चीज बताइए, न्यूट्रलाइज तो इतना ही हुआ। मान लीजिए कि आपका कंटेनर में ये 30 है और ये 25 है, तो न्यूट्रलाइजेशन तो 25 तक का ही होगा ना, क्योंकि आगे तो अब एसिड है ही नहीं जिसको कि बेस न्यूट्रलाइज करेगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? तो बच्चा बोलेगा कि सर माइनस एक इक्विवेलेंट के लिए इतना है तो इतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए -13.7 इंटू 25
इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी। हम बोले यस, यही होगा। अभी बातें समझ में नहीं आई? समझ में आ गई बातें ना? अब देखिए, सेम सवाल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। हमने यूनिट को स्विच कर दिया परमोल में। अभी हमने कहा है कि भाई आप परमोल में हो तो आप इक्वेशन को बैलेंस करके सॉल्व करोगे। एक बच्चा बोला कि सर क्यों बैलेंस करें, हम H+ और OH- से नहीं बना ले क्या? हम बोले हाँ, उससे भी बन जाएगा। हम दोनों वेज अभी आपको बता रहे हैं। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन बना रहे हैं CaOH होल ट्वाइस, ये हमारा देगा Ca2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस। आइए हम लोग पहले एक फॉर्मूला पढ़े हुएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी। तो हम लोग मिली मोल्स निकाल रहे हैं। तो मिली मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू मोलैरिटी, तो इज इक्वल टू 50 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.50। अब आइए, अगर इसका 0.50 है तो हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा 2 इंटू 0.50। इसका मतलब है ये 0.50 हमारा मिली मोल्स आया है, मतलब 1 मिली मोल्स। अब आते हैं HCl पे, H प्लस Cl माइनस। फिर आइए हम लोग इसके मिली मोल्स निकालें। तो बच्चा बोलेगा कि सर 25 मिलीलीटर में ही छोड़ते हैं, इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.25 मिली मोल्स। इससे सर H+ भी हमारा 0.25 मिली मोल्स ही आएगा। बोले बिल्कुल। अब एक बात बताइए, न्यूट्रलाइज तो इतना ही होगा ना, 1 मिली मोल्स हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है, लेकिन H+ तो हमारा 0.25 मिली मोल्स ही है। बच्चे ने बोला कि सर तो वही ना, इक्वेशन बना लेते हैं, H+ OH माइनस गिव H2O। H+ है हमारा 0.25 मिली मोल्स और OH माइनस है हमारा 1। ये सारा मिली मोल्स में है, ये केयर करना, ये 0 है। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो ये हुआ ना हमारा H+ का, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो न्यूट्रलाइज कितना हो रहा है? 0.25। तो 1 मोल में इतना, तो 0.25 इंटू 10⁻³ मोल्स में कितना? आंसर नहीं आ जाएगा क्या? तो हीट रिलीज कितना होगा? ये मिली मोल्स है इसलिए 10⁻³ बोले हैं, इज इक्वल टू 140 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³। नहीं आ गया आंसर। मतलब आपने देखा कि हमने प्लानिंग को कैसे चेंज किया है। बढ़ा जाए आगे। आइए देखा जाए फिर एक प्रॉब्लम। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl एंड 1 मोलर H2SO4 आर न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोलर NaOH। मतलब एसिड दोनों जो है वो NaOH से न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। X and Y किलोजूल पर इक्विवेलेंट ऑफ हीट आर रिलीज्ड। करेक्ट रिलेशन X और Y का क्या है? तो आइए ठीक है, हम लेते हैं HCl प्लस NaOH। या जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये कर रहा है X किलोजूल पर इक्विवेलेंट। हम लोग मान लेते हैं कि दोनों का वॉल्यूम 1-1 लीटर है। तो अगर इसके आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालिए तो इन फैक्टर 1 है, तो जो मोलैरिटी है वही नॉर्मलिटी हो जाएगा, इज इक्वल टू हाँ। तो आइए हम लोग क्या बोल रहे थे कि भाई ये X किलोजूल पर इक्विवेलेंट एनर्जी HCl के साथ दे रहा है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम होता है, पढ़े हुए होइएगा। इक्वल वॉल्यूम है, हम दोनों का 1-1 लीटर वॉल्यूम मान ले रहे हैं, HCl का भी H2SO4 का। इन फैक्टर HCl का 1 है, तो जो मोलैरिटी होगा वही नॉर्मलिटी हो जाएगा। माने HCl का 1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं H2SO4।
तो अब आ जाइए, अगर आप H2SO4 में आइएगा तो इसका मोलैरिटी 1 है, तो इसका मतलब है कि इसका नॉर्मलिटी 2 होगा और वॉल्यूम आपने 1 माना हुआ है, तो इसका जो है वो 2, मतलब इसके 1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, जबकि H2SO4 का 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो इसका अगर 1 न्यूट्रलाइज हो रहा है तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो 1 किलो जूल होगा, और इसका 2 न्यूट्रलाइज हो रहा है तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो 2 होगा, क्योंकि इसका दिया हुआ है H2SO4 का कि ये y किलो जूल पर इक्विवेलेंट है, लेकिन न्यूट्रलाइज तो 2 इक्विवेलेंट हो रहा है, तो ये तो एनर्जी 2 देगा, मतलब यह एनर्जी ट्वाइस है इससे। तो दोनों को बराबर करना है, तो आप क्या करोगे, बोलोगे ना कि सर 2x बराबर y आएगा तभी दोनों बराबर। देखिए 2x बराबर y ऑप्शन डी है। क्लियर, बातें समझ में आ गई। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिगार्डिंग इक्विवेलेंट और मोल दोनों पर जो कॉन्सेप्ट था वो हमने प्लान किया। अब इसी के अगले लेक्चर में जब हम लोग इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे आएंगे, फिर हम लोग वीक एसिड वगैरह का, वीक बेस वगैरह का कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।